इसलिए कॉलेजियम सिस्टम तो इतना बेकार है जिसमें कहीं भी एक आश्चर्य आपको होगा, एक चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू है, इसलिए कि पहला पेशा है, पहले पेशे की खूबी है इसकी कि दूसरे की लड़ाई के लिए ये लड़ सकता है। तो कॉलेजियम सिस्टम बनाया ही गया है गलत मंशा से, गलत लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को लाभ दिलवाने के लिए। उन्होंने कहा था कि भाई कॉलेजियम सिस्टम में आप न्यायविद को रखिए, आप इस न्यायालय की जमात में जो अधिवक्ता वर्ग है उसका भी प्रतिनिधित्व कराइए, क्योंकि उसके बारे में ज्ञान है। ज्ञान में इसकी चर्चा नहीं है, तो यह सिस्टम बनाया ही गया गलत नियत से। जब गर्म होती है तो दो स्थिति बनती है, या तो पागल बनता है, या तो मत्सरू होगा, या तो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव जी का आज 78वां जन्म दिवस है। उसके साथ साथ इन्होंने हाई कोर्ट में अपने 50 साल पूरे किए हैं कार्य के, जिसको लेकर इनकी उपलब्धि आज इनके सभी सहयोगियों द्वारा और हाई कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं के द्वारा यहाँ पर आज मनाया गया। सर से जानेंगे, सर ये 50 साल का सफर आपका हाई कोर्ट का कैसा रहा? सच्चाई ये है मैडम कि वकालत पेशे का शुरुआत मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना से नहीं, छपरा विधिमंडल से शुरू किया था। लंबा अनुभव रहा है विधिमंडल, जिला विधिमंडलों का। छपरा विधिमंडल में लगातार मैं सदस्य रहा और वहां 1976 में मैं प्रैक्टिस में आया था और 77 से संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। आगे चल गया कि 78 से 80 तक हम व्याख्याता रहे गंगा सिंह लॉ कॉलेज में छपरे में। बाद में हम दो बार पीपी हुए वहां, 1992 से लेकर 1998 तक और 2004 से लेकर 2007 तक लोक अभिजय के पद पर हमने छपरा में काम किया। उसके बाद से हम पटना शिफ्ट किए और पटना 2007 के बाद से ही हम हैं। तो लंबा अनुभव जो वकालत पेशे का है वो यही है कि इसे से सुंदर पेशा हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर कोई पेशा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि पहला पेशा है, पहले पेशे की खूबी है इसकी कि दूसरे की लड़ाई के लिए ये लड़ सकता है, अपनी समस्या के लिए भी लड़ सकता है। दुनिया की कोई ऐसा डिग्री नहीं है जो दूसरे की बात को लेकर के लीगली लड़ाई लड़ सके। इसलिए यह पेशा मेरे हिसाब से सबसे सुंदर और सुदृढ़ और आत्मविश्वास का पेशा है। और जब कोई ईमानदारी से हम जब निभाते हैं तो हमें ये लगता है ये पेशा नहीं है, ये सेवा है। सर, इस फील्ड में आने पर लोगों को किन किन दिक्कतों का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है? 50 सालों में आपने क्या अनुभव किया? बहुत सुंदर सा प्रश्न आपने पूछा। इसमें आने के बाद में दो समस्या होती है। जब कॉलेज का जीवन छोड़ करके छात्र जब पहुंचता है वकालत के पेशे में, तो उस समय गार्जियंस जो होते हैं वो समझते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते मैं थक चुका हूं, अब ये चला गया है वकालत में, अब वहां नोट की वर्षा करेगा, इसलिए वो आर्थिक मदद करना छोड़ देते हैं। और जिस गुरु के पास वो आते हैं लड़के, जो यहाँ पेशे के गुरु हुआ करते हैं, वो पेशे के गुरु भी अपना पेशे में उनसे लाभ लेने के लिए वो जरूर उनका उपयोग करते हैं, लेकिन उनको सहयोग नहीं कर पाता आर्थिक दृष्टिकोण से, जिससे आर्थिक स्थिति जब गर्म होती है तो दो स्थिति बनती है, या तो वो पागल बनता है, या तो मत्सरू होगा, या तो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, या गलत काम में उतारू होकर के हाकिम का दलाली शुरू कर देगा। इससे बचने के लिए हमने लड़ाई लड़नी शुरू की कि नहीं साहब, ये पेशा को यदि नहीं बचाएंगे तो हार करके फ्रस्ट्रेशन होता है। और फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? आर्थिक तंगी। आज समाज के साधारण परिवार से बच्चे वकालत में आ रहे हैं और वो जब आ रहे हैं तो उनकी स्थिति आर्थिक उतनी अच्छी है नहीं, और जब वो आते हैं प्रारंभिक काल में उन्हें आर्थिक मदद मिलता नहीं है और गुरु से सहयोग नहीं मिले और गार्जियन ने छोड़ ही दिया, तो वो बीच में त्रिशंकु बन जाते हैं। तो या तो पागल बनते हैं, या विक्षिप्त होते हैं, या तो दलाल बन करके वो रह जाते हैं। इसे बचाना इस पेशे के लिए बहुत एक दुभर काम है, जिसे बचाने का प्रयास मेरे जैसे लोग
अपना जमात बना करके, समाज बना करके, सरकार से डिमांड करके, मांग करके, और हमने प्रयास किया है। ये कठिनाई ये हुआ करती है। दूसरी स्थिति होती है कि वैसे लोग, जो लोग समझदार हैं, जो परिश्रम करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर परिश्रम करके इस पेशे में उच्च कोटि के वकील बन जाते हैं। अब हमारे लोग बने हुए हैं अब इस स्थिति में, और थोड़ा सा जो जो भागे किस तरह से, वो भाग जाते हैं। सबसे बड़ी खूबी इस पेशा की है, अब तो इतना इस समय भरा हुआ है कॉर्पोरेट जगत में भी, बिजनेस जगत में भी, सरकारी क्षेत्रों में भी, कि अभी वकालत के प्रति रुझान बढ़ा है लोगों का। इसलिए हमने अनुभव किया है कि इस पेशे को जिसने ईमानदारी, सिंसियरिटी के साथ लिया, उसके लिए ये पेशा सबसे सुंदर है, और जो नहीं लिया उसके लिए कठिन। सर, एक और अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे। लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका। एक शब्द है कॉलेजियम सिस्टम, भली भांति आप इस शब्द से परिचित होंगे। क्या कॉलेजियम सिस्टम होना सही है इस फील्ड में, जो लगातार पिछले लंबे समय से, कहे तो आजादी के बाद से ही चली आ रही है, जिसका खामियाजा ये है कि आज भी 78 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट में महज 3 ओबीसी, 2 एससी एसटी और 1 ओबीसी जज बन पाए हैं। हाई कोर्ट की बात कर ले तो अभी भी 52 जजों में से 48 जज जनरल कम्युनिटी से आते हैं और 3-4 जज मुश्किल से बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। मैडम, आपका प्रश्न इतना गंभीर है, इतना संगीन है कि इतने कम समय में उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं 2 शब्द में कहना चाह रहा हूं। आपने सुना होगा हमारे वक्ता जब बोल रहे थे, अरुण कुशवाहा साहब, उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान में इस बात का जिक्र किया और यहाँ तक कहा कि संविधान के सारे धाराओं को पढ़ जाइए तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कहीं चर्चा संविधान में नहीं है। तो अर्थ हो गया कि यदि संविधान में इसकी चर्चा नहीं है तो यह सिस्टम बनाया ही गया गलत नियत से। तो कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में हम लोगों की लड़ाई वर्षों से चल भी रही है कि कॉलेजियम सिस्टम जो चंद लोगों का एक जमात है, और वो चंद लोगों के जमात को अब क्या कहें, हम न्यायिक ईमानदारी कहें कि न्यायिक बेईमानी कहें, इस स्थिति में उसी परिवार के लोग जुडिशरी पर हावी रहे, जिसके चलते आम लोग वंचित होते गए और आम लोगों को जो उससे लाभ मिलना चाहिए था देश के लोगों को, वो नहीं मिल पाया। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम तो इतना बेकार है जिसमें कहीं भी एक आश्चर्य आपको होगा, एक चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू है, जुडिशरी में मुंसिफ के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए इंटरव्यू है, परीक्षाएं हैं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जज बनाने के लिए 1 रात की बात है। सुबह खबर होगी आपको बना दिया गया, आप बन गए। इतने महत्वपूर्ण पद पर भेजने के लिए कहीं किसी तरह की परीक्षा नहीं है, लेकिन छोटे पदों पर जाने के लिए अनेक परीक्षाएं हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम बनाया ही गया है गलत मंशा से, गलत लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को लाभ दिलवाने के लिए, जिसका सामने परिचित है। जो आपने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में कितने लोग हैं, आपके उच्चतम न्यायालय में, हम तो आंकड़ा बताने में लाचार हैं इस मामले में, चूंकि न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, हम साथ भी हैं इस बात के लिए। लेकिन महसूस हम लोगों ने इस बात को किया है, अब महसूस है कि कॉलेजियम सिस्टम से घटिया सिस्टम कोई नहीं हो सकता है, जिसको आमूल परिवर्तन किया जाए, जिसको बरसों से लड़ाई हमारी अखिल भारतीय अनुसंधान समिति जो बनी है, ये 2016 में स्थापित हुई और 17 से उसकी लड़ाई लड़नी शुरू कर दिया इस बात के लिए, जिसके लिए बीच में एक मैटर आ गया था। एक मैटर बीच में आया कि साहब इसको हटा करके अब जो है सो आयोग बना दिया जाए, और आयोग बनाने की बात जब आ गई तो उसमें और गड़बड़ी आने लगी। अब पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया कि साहब हमारा प्रतिनिधित्व केवल होगा, यानी अब बंदरबांट करेंगे हम उनके साथ। हम लोगों ने कहा था कि भाई कॉलेजियम सिस्टम में आप न्यायविद को रखिए, आप इस न्यायालय की जमात में जो अधिवक्ता वर्ग है उसका भी प्रतिनिधित्व कराइए, क्योंकि उसके बारे में ज्ञान है, उसकी चर्चा इसमें भी नहीं आई। तो फिर हम लोगों ने विरोध कर दिया कि साहब तो उससे भी गड़बड़ हो जाएगा, ये तो पॉलिटिकल क्या कि हमको इतना परसेंट दे दीजिए, हमको इतना परसेंट दे दीजिए, ये परसेंट पे चलेगा। इसलिए जो आयोग बन रहा था यह भी गलत, वह भी गलत। जिस ढंग से इसे बनना चाहिए उस ढंग से नहीं बन पाया है, अभी उसकी लड़ाई चल रही है। देखिए सरकार कहाँ तक क्या करती है। ऐसी स्थिति में ये कॉलेजियम के पक्ष में हम लोग बिल्कुल नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम के रहते क्या समान न्यायिक प्रणाली की में समानता की उम्मीद की जा सकती है लोगों में? दूर दूर तक नहीं की जा सकती है। सामाजिक न्याय जिस शब्द को हम लोगों ने आजकल बहुत जोर तोड़ से पकड़ा है कुछ वर्षों से,
ये सामाजिक न्याय का तब न होगा जब उस समाज का प्रतिनिधित्व होगा, और समाज का प्रतिनिधित्व होगा ही नहीं तो फिर सामाजिक न्याय तो शब्द रह गए। इसीलिए इस सिस्टम के आधार पर कभी भी उस बात की उम्मीद करना, अब क्या कहें, पूरा काम करना है। इसलिए इस आधार पर हम इसका सबल विरोधी हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए और इस सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए, ऐसा बनाया जाए जिससे सामाजिक न्याय के लोगों को न्याय मिल सके और जाहिर से संख्या के लोगों को पैदा हो सके। आने वाले नए युवाओं को इस फील्ड में भविष्य तलाशने वाले को क्या संदेश देना चाहिए? नए लोगों के लिए मेरा अपना संदेश यही होगा कि ईमानदारी के साथ पढ़ाई, ईमानदारी के साथ परिश्रम और 2 नंबर की बातों से बच करके वो यदि प्रयास करते हैं तो उनके लिए भविष्य उज्जवल होगा। और ये सिस्टम जो गड़बड़ है, यह सिस्टम भी अब बहुत दिन नहीं चलने वाला है, ये भी समाप्त होगा, इसलिए उनको इससे लाभ होगा। बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, ये हमारे साथ धर्मनाथ प्रसाद यादव जी थे। हमने इनसे कई सारे बातों पर जानने का प्रयास किया, क्या कुछ कहा इन्होंने आपने सुना। बाकी 50 वर्षों का एक लंबा सफर तय करने के बाद, एक लंबे अनुभव के बाद जो बातें इन्होंने कही, बखूबी उन बातों में काफी दम था। बाकी आपको इनकी बातें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।